गरीब वर्सेस अमीर माँ। आरती देर सांझ अपनी दुधमुही बेटी बेला के साथ बाजार में बढ़ रही थी। तभी उसकी टक्कर बड़ी गाड़ी से बाहर निकल रही एक रईस औरत से होती है। ओफो! इतनी तेज तर्रार टक्कर मार दी, मेरी महंगी साड़ी की जात बिगाड़ दी। ब्लडी फूल! जैसे ही आभा नजरें ऊंची करती है, वह बड़ी आंखें करके बाहें फैलाते हुए बोलती है, आरती, सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें। आप भी स्तब्ध रह गए ना कि आखिर अचानक आभा के स्वर कैसे बदल बैठे। दरअसल आरती और आभा सालों पुरानी सखी हैं, मगर रुतबे में दोनों के बीच अमीर गरीबी की गहरी खाई खड़ी है। अरे, ये क्या हालात बना रखे हैं तूने? मेरी छोड़, तू अपनी बता। सब कुछ मजे में है। ये मेरे पति हैं आरव, शहर के सफल बड़े बिजनेसमैन हैं। बधाई हो आभा, तेरी किस्मत तो बुलंदियों पर है। वैसे तेरे पति भी कुछ कम थोड़ी होंगे, आखिरकार हमारे कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट थी तू। नहीं आभा, मेरे पति कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं, उनकी बतौर एक बनिए की दुकान है। ये मेरी बेटी है बेला। तुमने अब तक बच्चा नहीं किया? हाल ही में मैं माँ बनी हूँ। बारबी नाम है मेरी बेटी का। वैसे मेरा घर पास में ही है, यही पॉश रेजिडेंसी में। तुम कहाँ रहती हो? पॉश रेजिडेंस के पीछे एक पुरानी बस्ती है, बस वहीं। ये सुनकर आभा आरती की गरीबी की हंसी बनाने के साथ अपनी अमीरी का बखान करते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, तुम यहाँ रहती हो? कितनी बिच्छम बिच्छी बस्ती है। आरती, वो पिछड़ी पुरानी बस्ती तुम्हारी बेटी के लिए अनहाइजीनिक एरिया है। इससे पहले कि वो बस्ती तुम्हारी बेटी के लिए बला बन जाए, वहाँ से निकल जाओ। आभा, मेरे पति जीजा जी के जैसे बड़े बिजनेसमैन नहीं। और रही बात मेरी बेटी की, तो जब एक औरत बतौर एक बच्चे की माँ बनती है, तो लालन पालन भी भली भांति सीख जाती है। मैं चलती हूँ। आरती के जाते ही आभा बिगड़ा हुआ मुंह बनाकर कार में सवार होकर बोलती है, तेवर तो ऐसे दिखा रही थी जैसे इसका पति बड़े बिजनेसमैन का डील डन करके लौट रहा हो। एक बनिए की बीवी होकर इतना बन रही थी। कुछ भी कहो आभा, तुम्हारी सहेली की सोच सराहनीय थी। देखा तुमने कैसे अपनी बेटी को सीने से सटाई हुई थी। क्षण भर भी अपनी बच्ची को दूर नहीं किया इसने। तुम कहना क्या चाहते हो आरव? मैं अपनी बेटी के लिए जिम्मेदार माँ नहीं बन सकी? आभा के पूछने पर आरव चुप्पी साधने में ही सहमति समझता है। आरती अपनी बच्ची के साथ पैदल पड़ाव पार करके बस्ती के दरवाजे से दस्तक देती है। कमरे के दोनों दीवारों की छोर से एक पुरानी साड़ी का झूला बंधा होता है। आरती अपनी बेटी को झूले में सुलाकर बोलती है, मेरी प्यारी सी बिटिया, तुम इस झूले में खेलो, मैं तुम्हारे बाबूजी के लिए खाना पका लूं। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आरती आंच बुझाकर फौरन अपनी बेटी को पुचकारते हुए सीने से सटाती है। क्या हुआ मेरी बिटिया रानी? ऐसे बिलक बिलक कर क्यों रो रही हो? मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी है। आरती बेला को अपना दूध पिलाकर उसे सहलाते हुए थपकियां देकर सुला देती है। ये तो रही गरीब माँ की बच्ची की परवरिश। आइए एक नजर अमीर माँ की परवरिश पर प्रतिबिंबित करते हैं। आभा बाजार से आकर सोफे पर पसर जाती है कि आरव बोलता है, आभा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हमारी बेटी बारबी कब से रोई जा रही है और तुम्हें कोई परवाही नहीं है। कैसी माँ हो तुम? प्लीज आरव, भाषण झाड़ना बंद करो। एक तो बारबी की बिलखने की आवाज मुझे इरिटेट कर रही है। शारदा, अरे ओ शारदा। जी मैम साहब, बुलाया आपने? बारबी को भूख लग रही है, इसे यहाँ से लेकर जाओ, मिल्क बनाकर पिला दो इसे। आभा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बारबी बच्ची है, वो महज 2 माह की है और तुम उसे पाउडर का दूध पिलाने को बोल रही हो। जानती नहीं, डॉक्टर सख्त एडवाइस देते हैं कि 6 माह तक बच्चे को माँ का स्तनपान कराना चाहिए। व्हाट रबिश! डॉक्टर तो कुछ भी बकते हैं। बारबी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी बॉडी मेजरमेंट है। एक और अमीर आभा के लिए उसकी बेटी सिर्फ एक बला थी, वहीं गरीब आरती के लिए उसकी दुनिया उसकी बेटी में ही सिमटी हुई थी। फिर एक रोज बाजार में, आभा, तुम यहाँ? हाँ, वो मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ। मगर तुम्हारी बेटी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे आरती, मैं तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी बेवकूफ माँ नहीं जो अपनी छोटी सी बच्ची को इस गंदे गलीज बाजार में लाऊं। आभा, शायद तुम्हें शब्दों की समझ नहीं। अच्छा जरा बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारी बेटी के कपड़ों के नाप नक्श का पता है?
आरती के सवाल सुनकर आभा के चेहरे पर शिकंजा आ जाता है। क्या हुआ आभा? शायद तुम माँ बनने की पीड़ा को भूल गई, मगर मुझे बतौर वो पीड़ा याद है जब 9 महीने तकलीफ के डगर को तय करके मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। मेरी सोच से तुम्हारी बच्ची को इस शॉपिंग से बढ़कर तुम्हारी साए की सख्त जरूरत है। बेजुबान बच्चों के लिए उनकी दुनिया माँ के साए में ही सिमटी होती है, समझी? ये बोलकर आरती आगे बढ़ जाती है और आभा पांव पटकते हुए बोलती है, गरीब गवार कहेगी। माँ की ममता का ज्ञान तो कोई इससे सीखे, तभी तो बच्चे के बीच उलझकर अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लिया है इसने। समय गुजरता जाता है। आभा अक्सर अपनी नन्ही सी बेटी को छोड़कर कभी किटी पार्टी तो कभी सहेलियों के साथ सैर सपाटे में मशरूफ रहती। वहीं दूसरी ओर आरती की सुबह बेला के साथ शुरू होती और उसके सोने के साथ खत्म होती। बेला के एक बिलखने पर उसकी आंख खुल जाती, मगर आभा को अंदाजा ना था कि आगे क्या होने वाला था। शारदा, मैं अपनी सहेलियों की पार्टी में जा रही हूँ, बारबी को सुला देना। मेम साहब, बारबी की सेहत कुछ सही नहीं, इस घड़ी उसे आपके साथ और आपके साए की जरूरत है। बंद करो ये बकैती, इस मौके पर मैं पार्टी कैंसिल नहीं कर सकती। खास पार्टी के लिए मैंने ये महंगा पहनावा पहना है। मैंने तुम्हें बाई बनाकर बकबक के लिए नहीं रखा, बारबी के लिए रखा है। आभा शारदा को झड़ पकड़ चल देती है। तभी देर रात आरव घर में दस्तक देता है। साहब, बारबी बिटिया की तबीयत बिगड़ रही है। मेम साहब अपनी सहेली के यहाँ पार्टी में गई हैं, फोन भी नहीं उठा रही। रात के 2 बज रहे हैं, इस घड़ी कोई क्लिनिक भी खुला नहीं होगा, अस्पताल भी कोसों दूरी पर है। डॉक्टर को फोन तो कर दिया है, मगर उन्हें आने में समय लगेगा। आप बारबी का ख्याल रखिए, मैं अभी आता हूँ। आरव रोते बिलखते हुए बस्ती आकर आरती को पुकारता है। आरती अपनी बच्ची को गोद में लिए गेट खोलती है। आप यहाँ? आरती जी, मेरे साथ चलिए। आरती आरव के घर आती है। बारबी तो तेज बुखार से तप रही है, ये भूख से बिलख भी रही है। आरती बिना वक्त गवाए बारबी को अपना दूध पिलाती है। तभी आभा वहाँ आकर बिगड़ते हुए बोलती है, करीब कवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को अपना गंदा दूध पिलाने की? एकाएक डॉक्टर वहाँ दस्तक देते हैं और जांच पड़ताल करके कहते हैं, मिसेज आभा, अभी कुछ देर पहले आपने जिससे बुरा बर्ताव किया उसकी वजह से ही आपकी बच्ची का बचा हुआ है। डॉक्टर, ये गरीब मेरी बच्ची को क्या बचाएगी जो खुद गरीबी के गड्ढे में गिरी हुई है? मैंने आपको पहले भी चेताया था कि बारबी को सिर्फ स्तनपान कराना, मगर अमीरी का फायदा उठाकर आपने अपनी बच्ची की जिम्मेदारी बाई को सौंप दी। मगर आप भूल गईं कि बाई सिर्फ बच्चे का पालन पोषण करेगी। माँ का दूध बच्चे के लिए सुनहरा आहार है। आरती के दूध से ही बारबी का बचा हुआ है, क्योंकि माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आरती के स्तनपान से बारबी की सेहत पर सुनहरा असर हुआ है। ये सुनकर आभा का सर शर्म से झुक जाता है। आरती, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि मैं अपनी अमीरी के बलबूते से अपनी बेटी को शानो शौकत से पालूंगी, मगर तुमने मुझे दूध का कर्जदार बना दिया। सही मायने में तुम मुझसे सैकड़ों गुना अमीर माँ हो। वो घटना आभा के लिए एक सुनहरा सबक बन जाता है। आज आभा आरती की नाई बतौर एक जिम्मेदार माँ बनकर अपनी बेटी की भली भांति जिम्मेदारी संभाल रही है। चुड़ैल के जहरीले नूडल्स। रात का समय होता है। एक बहुत ही भयानक चुड़ैल एक रसोई में खड़ी होकर नूडल्स बना रही होती है, जिसके बाद वो नूडल्स बनाते बनाते अपने आप से कहती है, इन्होंने नूडल्स खिलाकर मुझे मारा है, मैं भी अब इनसे अपने पति की मौत का बदला लूंगी और इन्हें नहीं छोड़ूंगी। आज जब ये दोनों मेरे हाथों के बने जहरीले नूडल्स खाएंगे तो ये दोनों भी मर जाएंगे। वो भयानक चुड़ैल नूडल्स बनाकर अपना रूप एक औरत के वेश में बदल लेती है, जिसके बाद वो नूडल्स को अमलेश और निशा के पास लेकर आती है। नूडल्स देखकर दोनों माँ बेटी के मुंह में पानी आ जाता है और वो दोनों चुपचाप नूडल्स खाने लगते हैं। उन्हें नूडल्स खाते देख चुड़ैल मुस्कुराकर वहां से गायब हो जाती है। आखिर उस चुड़ैल ने जहरीले नूडल्स बनाकर उन बेचारी मासूम माँ बेटी को क्यों मार दिया? आइए कहानी में थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अरे निशा, तेरी भाभी कहाँ है? इससे तो आराम करने से ही फुर्सत नहीं मिलती, जब देखो आराम करती रहती है। अरे कितना आराम करेगी ये? इसे घर के काम नहीं दिखते क्या? जब बहू इतनी आलसी लेकर आई हो तो वो घर के काम थोड़े करेगी, वो तो आराम ही करेगी ना। ये सुनकर अमलेश को गुस्सा आता है और वो अपनी बहू राधा को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। बहू, कहाँ मर गई? क्या तुझे घर के काम नहीं दिखाई देते? तभी राधा भागते हुए अपनी सास कमलेश के पास आती है और उससे कहती है,
माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसी वजह से मैंने आज घर के काम नहीं किए। ओहो, महारानी के बहाने तो देखो, जब देखो बहाने करती रहती है। अरे तुझे बहाने बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता? जा, अब जल्दी से जा और हमारे लिए नाश्ता बना कर ले आ। लेकिन माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। तभी अमलेश उसके बाल पकड़कर कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात को टालेगी? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर अमलेश उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद बेचारी राधा चुपचाप रसोई में जाकर अपनी सास अमलेश के लिए खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में राधा खाना बनाकर अपनी सास अमलेश को उसके कमरे में देने चली जाती है। देख निशा, एक थप्पड़ में सारा बुखार और आलस उतर गया। देख, ले आई खाना, अब ले आई हो तो टेबल पर रख दे, हमारा मुंह क्या ताक रही है। राधा खाने की पूरी भरी हुई थाली टेबल पर रख देती है। बेचारी राधा ने कुछ भी नहीं खाया होता, वो अपनी सास की तरफ देख रही होती है। तभी अमलेश कहती है, अरे मेरा मुंह क्या देख रही है, यहाँ से चली जा। मैं और मेरी बेटी निशा जब खाना खाने लगे तो तेरे लिए कुछ बचा देंगे। अपनी सास की ये बात सुनकर बेचारी राधा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी जिंदगी है मेरी, मैं यहाँ एक एक टुकड़े के लिए तड़प रही हूँ, ऊपर से मेरे पति की मृत्यु हो गई है। उनकी जगह भगवान तू मुझे उठा लेता तो कम से कम मुझे ये सब तो नहीं देखना पड़ता। बेचारी राधा अपने कमरे में बुरी तरह से रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ निशा अपनी माँ अमलेश के साथ राधा के हाथों का बना खाना खा रही होती है। तभी वो दोनों अपनी झूठी थाली में थोड़ा सा खाना छोड़ देते हैं, जिसके बाद अमलेश राधा को आवाज लगाती है, अरे बहू कहाँ मर गई, जल्दी से आ जा, ये खाना खा ले, नहीं तो मैं इसे खाने को कुत्ते को दे दूंगी। राधा भूख से तड़प रही होती है, जिसके बाद वो भागती हुई अपनी सास के पास जाती है और उनका झूठा खाना खाने लगती है। लेकिन बेचारी राधा का पेट नहीं भरता। शाम होते होते अमलेश राधा से कहती है, अरे देख, शाम हो गई है, जल्दी से बाजार जाकर सब्जी लेकर आ जा, रात का खाना भी तो बनाना है। ठीक है माँ जी, मैं सब्जी लेने चली जाती हूँ। ऐसा कहकर राधा सब्जी लेने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो सब्जी लेकर घर को लौटती है, उसकी सास रसोई में कुछ बना रही होती है, जिसे देखकर राधा उससे पूछती है, अरे माँ जी, आप क्या बना रही हो? अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं मेरी प्यारी बहू, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा तेरे लिए नूडल्स बना देती हूँ। जा अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए नूडल्स अभी बना कर लाती हूँ। अपनी सास का ये स्वभाव देखकर राधा बहुत खुश होती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जिसके थोड़ी ही देर बाद अमलेश नूडल्स बनाकर राधा के कमरे में लेकर आती है और उससे कहती है, ये लो बहू, मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, इन्हें खाकर अपनी दवाई खा लेना, तुमने सुबह से वैसे भी कुछ नहीं खाया है। ऐसा कहकर वो नूडल्स रखकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद भूख के मारे बेचारी राधा सारी की सारी नूडल्स खा लेती है। कुछ देर बाद वो अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से झाग और खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो वहीं गिर जाती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमलेश अपनी बेटी निशा से कहती है, आज तो मैंने इस राधा का नाम की चिड़िया को जड़ से उखाड़ दिया। बता कैसा रहा मेरा नूडल्स वाला प्लान? बिल्कुल परफेक्ट माँ, अब इस पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा हक है। आखिर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज राधा के नाम की। अरे हम दोनों क्या मर गए थे? अरे तू चिंता मत कर, अब तो सब कुछ हमारा है, जा मौज ले। राधा के मरने के बाद राधा की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बनकर ये सब सुन रही होती है। जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, कैसी सास और ननद है मेरी। अरे मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? अगर इन्हें मुझसे इतनी ही परेशानी थी तो मुझे घर से निकाल देती या फिर मुझसे साफ कह देती, मैं सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर देती। इन्होंने तो मुझे जान से ही मार दिया, लेकिन अब मैं इन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी और जहरीले नूडल्स बनाकर इन्हें खिलाऊंगी। उस दिन के बाद से चुड़ैल अपनी सास और ननद से बदला लेने का मौका ढूंढ रही थी कि तभी एक दिन अमलेश घर के कामों से परेशान होकर एक नौकरानी को बुला लेती है और उसे घर के सभी काम बता देती है। इसी चीज का फायदा उठाकर चुड़ैल एक दिन नौकरानी का वेश बदलकर उनके लिए रसोई में जहरीले नूडल्स बना रही थी। जिसके बाद वे जहरीले नूडल्स अपनी सास और ननद को देने जाती है। ये लीजिए मैडम साहिबा, आपके लिए मैंने नूडल्स बनाए हैं। अरे लेकिन हमने तो तुम्हें नूडल्स बनाने के लिए कहा ही नहीं था।
अरे अब क्या बताएं मैडम साहिबा, मेरे कान थोड़े कम सुनते हैं। मुझे लगा आपने नूडल्स बनाने के लिए कहा है, इसीलिए मैंने नूडल्स बना दिए। चलो कोई बात नहीं माँ, वैसे भी कई दिनों से नूडल्स नहीं खाए थे, अब इसने बनाए हैं तो खा ही लेते हैं। जैसे ही वो दोनों नूडल्स खाती हैं, नूडल्स खाने के कुछ ही देर बाद उन दोनों के मुंह से झाग और खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं तड़प तड़प कर मर जाती हैं। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और उन दोनों को मरा हुआ देखकर कहती है, खून का बदला खून से। इन्होंने मेरी जान ली, आज मैंने मौका देखकर इन दोनों को ही टपका दिया। अपनी मौत का बदला लेने के बाद चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। सोने के खिलौने की मार्केट। बाबा, आज फिर से नंदू के पिता ने उसे एक प्यारा सा खिलौना दिलाया और वो खिलौना एक रिमोट से चलता है। कोई बात नहीं बेटा, एक दिन मैं भी मेरे प्यारे राजकुमार के लिए एक अच्छा सा खिलौना लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ढेर सारी मेहनत करनी होगी। मैं जानता हूँ पिताजी, आप मेरे लिए एक बहुत प्यारा खिलौना लेकर आओगे और वो खिलौना बहुत प्यारा होगा क्योंकि वो खिलौना आपने मुझे दिया होगा। चलो बेटा, अब खाना खाकर सो जाओ। राजू खाना खाकर सो जाता है, जिसके बाद वो बहुत गहरी नींद में पहुंच जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वो नींद से जागता है तो वो अपने पिता को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? कहीं दिख क्यों नहीं रहे हो? तभी घर के बाहर से एक आवाज आती है। अरे बेटा, बाहर आ जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जैसे ही राजू अपने घर से बाहर कदम रखता है, बाहर उसे बहुत बड़ी सोने के खिलौने की मार्केट दिखाई पड़ती है, जहाँ ढेर सारे खिलौने होते हैं और वो भी सोने के होते हैं। अरे वाह, ये कैसे हुआ? हमारा गांव एक सोने के खिलौने की मार्केट में कैसे बदल गया? मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हें एक दिन बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने दूंगा। देखो, जो तुम्हें खिलौना पसंद हो तुम उसके साथ खेल सकते हो। तभी राजू की नजर एक बड़े से हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। वो हेलीकॉप्टर बहुत बड़ा और सोने का होता है, उसका रिमोट कंट्रोल भी होता है। राजू सबसे पहले उसी हेलीकॉप्टर के पास जाता है। अरे वाह पिताजी, देखो तो सही, कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है और वो भी सोने का। पिताजी, मुझे इसके अंदर बैठकर सैर करनी है। क्यों नहीं बेटा, तुम्हें जो खिलौना चाहिए तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। चलो, मैं तुम्हें इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा देता हूँ, उसके बाद इस हेलीकॉप्टर को मैं रिमोट कंट्रोल से उड़ाऊंगा। ऐसा कहकर बल्लू राजू को सोने के हेलीकॉप्टर में बिठा देता है, जिसके बाद वो रिमोट कंट्रोल से हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है। राजू हेलीकॉप्टर में बैठकर बहुत खुश होता है। अरे वाह पिताजी, इस सोने के हेलीकॉप्टर में बैठकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं से बात कर रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है पिताजी। अब तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम आराम से इनके साथ खेल सकते हो। राजू वहाँ सोने की मार्केट से हर एक सोने का खिलौना उठाता है और उसके साथ खेलने लगता है। कुछ ही देर बाद राजू को कुछ अच्छा सा नहीं लगता, जिसके बाद वो अपने पिता बल्लू के पास आता है और उनसे कहता है, पिताजी पिताजी, मैं और अकेला अब नहीं खेल सकता, मुझे मेरे दोस्तों की जरूरत है। मैं अपने दोस्तों के साथ इन खिलौने से खेलूंगा। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई मामूली खिलौने नहीं हैं, ये तो सोने के खिलौने हैं और तुम इन खिलौने से किसी के साथ बैठकर नहीं खेल सकते। लेकिन ऐसा क्यों पिताजी? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूँ, अकेले मेरा मन नहीं लग रहा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे दोस्तों को यहाँ लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इतने में तुम खेलो, मैं तुम्हारे दोस्तों को लेकर आता हूँ। ये सुनने के बाद राजू बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो सोने की मार्केट से अलग अलग प्रकार के खिलौने उठाता है और उनके साथ खेलने लगता है। जिसके बाद वो अपने पिता का इंतजार करने लगता है। पिताजी, जब मेरे दोस्तों को लेकर आओगे तो मैं उन्हें अपने सोने के नए नए खिलौने दिखाऊंगा, जैसे वो मुझे चिढ़ाया करते थे। लेकिन मैं उन्हें चिढ़ाऊंगा नहीं, मैं उन्हें अपने नए नए खिलौने खेलने के लिए दूंगा। तभी राजू के पिता उसके सभी दोस्तों को लेकर आ जाते हैं। जैसे ही राजू की नजर उसके दोस्तों पर पड़ती है, वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या नंदू, सूरज, मुन्नू, तुम सब आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था।
अरे सूरज, ये तो पूरे सोने के खिलौने की मार्केट है। तू इतनी बड़ी मार्केट में अकेला यहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह, देखो यहाँ पर तो हवाई जहाज भी है और वो भी सोने का। इतनी बड़ी मार्केट, ये मार्केट आखिर कहाँ से आई? अरे ये सब छोड़ो, पहले राजू भाई मुझे ये बताओ कि हम इन सोने के खिलौने से खेल सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सब खिलौने हम सभी के लिए हैं। चलो चलो खेलो, और जो तुम्हारा मन करे वो खिलौना इस्तेमाल करो। राजू, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी भी अपने खिलौने को हाथ भी नहीं लगाने दिया। मुझे आज अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे खिलौने तो सोने के हैं, लेकिन फिर भी तुमने मुझे इन खिलौने से खेलने की इजाजत दी। अरे नंदू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे यार, तुम मेरे दोस्त हो। अगर मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगा तो फिर किसको खिलाऊंगा? चलो हम दोनों मिलकर इन सोने के खिलौने से खेलते हैं। राजू, सूरज, नंदू, मुन्नू वो चारों बहुत खुश होते हैं और एक साथ खिलौने से खेलने लगते हैं। कोई बॉल से खेलता तो कोई सोने के ट्रक के ऊपर बैठकर उससे खेलता, तो कोई हेलीकॉप्टर में बैठकर हवा में उड़ता। ऐसे वो चारों के चारों बहुत मजे करते हैं। तभी राजू को एक आवाज आती है। अरे राजू बेटा, उठो उठो। अरे बेटा, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? उठो बेटा राजू। जैसे ही राजू नींद से जागता है, वो यहाँ वहाँ अपने चारों तरफ देखता है, जिसके बाद वो अपने पिता बल्लू की तरफ देखकर उनसे कहता है, अरे पिताजी, ये क्या, आपने तो मुझे नींद से जगा दिया। अरे मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। मैंने सपने में देखा कि मेरे पास एक सोने के खिलौने की मार्केट है और वो पूरी मार्केट मेरी है, मेरी। अरे बेटा, मुझे लगता है कि रात के समय तुम कुछ ज्यादा ही खिलौने के बारे में सोच रहे थे। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम जितना सोचते हैं वही चीज हमारे सपने में भी आ जाती है। नहीं पिताजी, वो सब हकीकत था, और आपको पता है मेरे सपने में आप भी थे। आप मेरे सभी दोस्तों को भी लेकर आए थे। मैं अपने सभी दोस्तों के साथ सपने के अंदर खेल रहा था। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो ये छोड़ो, अब स्कूल जाने की तैयारी करो। वैसे आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ पैसे तुम्हारे खिलौने के लिए जोड़ सकूं। इतना कहकर बल्लू राजू को उठाता है और उसे स्कूल के लिए तैयार करने लगता है। जैसे ही राजू स्कूल के लिए तैयार हो जाता है, बल्लू उसे स्कूल छोड़ने के लिए ले जाने लगता है। जैसे ही बल्लू घर का दरवाजा खोलता है और वो दोनों अपने घर की दहलीज से जमीन पर पैर रखते हैं, उनके आसपास की सारी जगह एक सोने के खिलौने की मार्केट में बदल जाती हैं, जिसे देखते ही बल्लू बहुत हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो सच में एक सोने के खिलौने की मार्केट है। मुझे नहीं पता था कि सपने हकीकत में बदलते हैं। आज ये सब देखकर मुझे विश्वास हो गया कि सपने भी हकीकत में बदल सकते हैं। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि मैंने सोने के खिलौने की मार्केट अपने सपने में देखी थी। ये वही सोने के खिलौने की मार्केट है। राजू सोने के खिलौने की मार्केट में बहुत खुश होकर खेलने लगता है, जिसके बाद बल्लू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे क्यों ना मैं इन सोने के खिलौने को गांव वालों को बेचना शुरू कर दूं। इससे हमें पैसे भी मिल जाएंगे और हमारा घर भी चल जाएगा। बल्लू सोने के खिलौने की मार्केट से खिलौने ले जाकर गांव में बेच देता है, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। धीरे धीरे वो अमीर होने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। चुड़ैल की बिरयानी। सलेमपुर गांव की पिछड़ी हुई बस्ती के एक झोपड़ी में असलम और महजबी भाई बहन रहते थे। वो काफी छोटे थे जब उनके सर से माता पिता का साया उठ चुका था। ऐसे में बचपन में ही उन्हें होशियार बनना पड़ा। महजबी असलम की बड़ी बहन थी। असलम की भटक खुलते ही उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। वह भोर को उठकर बाजार में आकर मीट बेचने का व्यापार करता था। आओ भाई बहनों, और ले जाओ असलम के लाल ताजे चिकन मटन एकदम सस्ते दाम पर। असलम की मधुर बोली से प्रभावित होकर बाजार के सभी ग्राहक उसी से मीट खरीदा करते थे। सांझ होते ही वह मीट का ठेला बढ़ाकर अपने घर पहुंचता। क्या बात है भाईजान, आज आप बड़ी जल्दी तशरीफ ले आए। अल्लाह के रहमो करम से आज मीट की बिक्री बड़ी अच्छी हुई थी।
एक रोज असलम की दुकान पर सूट बूट पहने एक अमीर आदमी आकर कहता है, क्या तुम ही असलम मीट वाले हो? हाँ जी हुजूर, मैं ही असलम हूँ। तुम्हें मेरे होटल के लिए प्रतिदिन 10 किलो मटन और 10 किलो चिकन काट कर भेजना है। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? असलम ये सुन बेहद खुश होता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी भर देता है। अब हर दिन असलम 5 बकरे और 10 मुर्गियों को काट कर उनका मीट तैयार करके होटल में दिया करता था। भाईजान, अल्लाह ने हमारी खाली झोली को भरने का जरिया भेजा है। तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं पर एक सवेरे होटल से कोई भी मीट ले जाने नहीं आता, जिसे देख असलम काफी परेशान होता है। 12 बजने को आ गए, अब तक मीट ले जाने कोई आया क्यों नहीं? देरी जान पड़ने पर असलम मीट के टुकड़ों को थैली में भरकर होटल पहुंचता है और कहता है, अस्सलाम वालेकुम। अशरफ, क्या बात है, आज होटल से कोई भी जन मीट लेने आया ही नहीं? माफ करना असलम मियाँ, होटल के मालिक का कहना है कि अब से आपके यहाँ से फिर कभी मीट न लाया जाए। तभी होटल का मालिक वहां आकर कहता है, ये पकड़ो, तुम्हारे महीने भर का मीट का हिसाब चुकता हुआ। अब चलते बनो यहाँ से। हुजूर, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या जो आपने मुझसे मीट खरीदना बंद कर दिया? क्योंकि हमने दूसरा मीट वाला खोज लिया है, वो हमें तुमसे भी सस्ता और अच्छा मीट दे रहा है और हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? आपने मुझे इत्तला नहीं किया था, मैंने सवेरे ही 20 किलो मीट काट कर रख दिया है। आज भर के लिए इसे ले लीजिए, वरना मुझे गरीब का भारी नुकसान होगा। मुझे तुम्हारे फायदे नुकसान से क्या मतलब है, बताइए। ये सुन असलम मुंह लटका कर घर पहुंचता है, जहां महजबी कहती है, क्या हुआ भाईजान, आपके माथे पर ये शिकंज कैसा? सब खैरियत तो है? होटल के मालिक को दूसरा मीट वाला मिल गया है, उसने मुझसे मीट खरीदना बंद कर दिया। आप इस मीट की बिरयानी तैयार कर दो, खराब होने से बेहतर किसी गरीब के पेट में जाएगा तो अल्लाह की दुआएं ही मिलेंगी। महजबी चूल्हा जलाकर बड़ी सी हांडी में बिरयानी तैयार करती है और बिरयानी को डिब्बों में भरकर सड़क किनारे भिखारियों में बांट देते हैं। तभी एक आदमी हाथ बढ़ाकर कहता है, थोड़ी बिरयानी मुझे भी मिलेगी क्या? आप तो अच्छे खासे घर के लगते हैं। ये लीजिए, आप भी खाइए। सुरूप महजबी की बिरयानी को चख कर तारीफ के पुल बांधता हुआ कहता है, आपकी बिरयानी तो बड़ी लाजवाब है, क्या आप मेरे होटल के लिए हर दिन बिरयानी बनाएंगे? नेकी और पूछ पूछ, हम जरूर बनाएंगे। सूरज की पहली किरण के साथ भाई बहन नींद से जाग उठते हैं। असलम मीट काट कर तैयार करता तो वह महजबी बिरयानी बनाकर होटल पहुंचती। कुछ ही दिनों में वह खुद की बिरयानी की दुकान खोल लेते हैं। तकदीर भी उनका खूब साथ देती है। उनकी तरक्की से जल भुनकर एक दिन असलम के दोस्त कहते हैं, साहिल, तुझे खबर है, अपना दोस्त असलम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और हम नल्ले रह गए। गुबार तो मेरे अंदर भी भरा है, हम फटे हाल रह गए और हमारा दोस्त हमारी आंखों के सामने माला माल हुआ जा रहा है। अगर बिरयानी के धंधे की जड़ को उखाड़ दिया जाए तब तो असलम भी हमारे जैसा कंगाल हो जाएगा। देर रात बदकिस्मती से महजबी बिरयानी का ठेला लिए घर लौट रही थी तो वह निर्दयी उसे चाकू मार कर उसकी हत्या करते हुए, अब ना रहेगी महजबी, ना बनेगी बिरयानी, खत्म हुई कहानी। साहिल, जल्दी उठ, वरना कहीं हम पकड़े गए तो सारी जिंदगी जेल की 4 दीवारी में काटनी पड़ेगी। गहरे जख्म के चलते सड़क पर तड़पकर महजबी की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा भयानक चुड़ैल बनकर बाहर निकलती है। मैं छोड़ूंगी, अपनी मौत का बदला लूंगी। चुड़ैल कोहराम मचाती हुई अपने घर में कदम रखती है कि अचानक बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और खिड़कियां बेतहाशा खड़कने लगती हैं। असलम, क्या तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो? असलम खौफ से चारों ओर ताक कर कहता है, कौन है, कौन है यहाँ, मैं पूछता हूँ। चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। उसकी आग जैसी धधकती आंखें खून से सना बिगड़ा सूरत देख असलम थरथराते हुए बाहर भागता है। या अल्लाह, ये तो शैतानी बदरू है। चुड़ैल, अरे अरे कोई बचाओ मुझे। मेरे मरने की सच्चाई कैसे असलम तक पहुंचाऊं? वो तो मुझे देखकर खौफ से भर गया। तकरीबन कुछ दिनों बाद असलम की हालत फकीरों सी बदहाल हो जाती है। चुड़ैल हर रात खिड़की से झांक कर उसे देखती। फिर एक रात जब पूरा गांव नींद में होता है तो चुड़ैल फिर से असलम के पास प्रकट होती है। उठो असलम, तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो उस रोज आई थी, क्या चाहती हो मुझसे? चुड़ैल अपनी इंसानी अवतार में आकर असलम को सारी सच्चाई बताकर चुड़ैल में बदलकर कहती है, और उन्होंने मुझे मौत के घाट उतार दिया।
मैं उन कमीनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अपनी मौत का बदला लेने के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमने जो साथ मिलकर शुरू किया था वो तुम पूरा करो। पर अप्पी, मुझे तो आपकी तरह स्वादिष्ट बिरयानी बनाना आता ही नहीं है। उसकी चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर दिन बिरयानी बना कर दूंगी, तुम सिर्फ उसको बेचना। चुड़ैल 4 बजे रात से ही हांडी में बिरयानी तैयार करती और असलम ठेले पर लाद कर उसे बेचने जाया करता। समय गुजर रहा था। अप्पी, तुमने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते मरने के बाद भी बने रहते हैं। आज तुम्हारे चलते मेरी जिंदगी की खटारा गाड़ी पटरी पर आ गई है। कुछ ही वक्त में चुड़ैल के हाथों की बनाई बिरयानी को खाने के लिए असलम की दुकान पर सैकड़ों लोगों की लंबी कतार लगती है। अच्छी कमाई को देख असलम ने खुद का बिरयानी होटल शुरू किया। इस बिरयानी की दुकान का नाम होगा महज अभी की बिरयानी, क्योंकि मेरी कामयाबी का श्रेय अप्पी को ही जाता है। एक बार दोबारा असलम की तरक्की की भनक उसके गुंडे दोस्त को लगते ही एक रात साहिल और अहमद लोगों के जाने के बाद वहां आते हैं। क्या बात है लौंडे, बड़ा नोट बटोर रहा है तू। तेरी तरक्की हमारे कलेजे में फांस की तरह चुभ रही है। खूनी दरिंदो, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चले आए। आज मैं तुमसे अपनी अप्पी की मौत का हिसाब चुकता करूंगा। तीनों में हाथापाई शुरू होती है और दोनों दरिंदे असलम को बेतहाशा मारकर चोटिल कर देते हैं। तभी तूफानी कोहराम छाता है और चुड़ैल विशाल रूप धरकर उन्हें अपने हाथों में जकड़कर कहती है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे भाई का खून बहाने की? अब तुम्हें उसके बहे हर एक कतरे का हिसाब अपनी मौत से चुकाना होगा। अरे असलम, खड़ा क्या है, बचा हमें, वरना ये चुड़ैल हमारी बिरयानी बना देगी। अरे हम तेरे दोस्त हैं। दोस्त के नाम पर लगा मैला धब्बा हो तुम। आज मैं तुम्हारी बोटी काट कर बिरयानी बनाऊंगी। चुड़ैल उनके शरीर को बीच से चीरकर बिरयानी के हांडे में फेंक देती है और कहती है, आज मेरा अधूरा बदला पूरा हुआ। अप्पी, आपका इंतकाम पूरा हो चुका है, अब आप अपनी दुनिया में चली जाइए। चुड़ैल खून के आंसू बहाते हुए गायब हो जाती है और असलम अपनी बिरयानी की दुकान संभालते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। चुगलीखोर सास। अरे ललिता, एक कटोरी शक्कर मिलेगी क्या? तुझ जैसे कड़वे करेले को शक्कर की क्या जरूरत पड़ गई? जब मुंह खुलेगी उल्टा ही बोलेगी। तो मुझे ताने क्यों कस रही है? तो उन्हें शिल्पा के आगे मेरी जितनी तारीफ की है ना, सब बता दिया उसने मुझे। तो उस चुगलखोर ने तुझसे चुगली की है? इस मोहल्ले के अव्वल दर्जे की चुगलखोरनी तो तू है। होशियारपुर में रहने वाली चुगलखोर कोकिला का एक ही पेशा था, लोगों की चुगलियां करना। शिल्पा को आता देख वो कहती है, मुझसे पंगा लेना इसको बहुत भारी पड़ेगा, अभी मजा चखाती हूँ। कोकिला, अब कौन सी नई खिचड़ी पका रही है अपने दिमाग में? मैं सिर्फ आने वाले भूकंप को भांपने की कोशिश कर रही हूँ। वो कैसे भला? भगवान झूठ न बुलवाए, वो देखो सामने से भारी भरकम शिल्पा रानी आ रही है। आज तुम्हारे घर के कुर्सी सोफे में से एक आधा तो लंगड़ा होकर ही रहेगा बेचारा। कल शर्मा जी ने अपने घर नई कुर्सी मंगवाई थी। ये हथनी जैसे ही कुर्सी पर बैठी, कुर्सी से चर्र की आवाज के साथ बेचारे का अंतिम संस्कार हो गया। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मैं तो चली। चुगलखोर कोकिला की बात ललिता के मन में घर कर जाती है। अरे ललिता, हम तोहरे पास ही आवत रहे, चलो भीतर चलकर बतियाते हैं। कहीं ये बुलडोजर सच में सोफा तोड़कर गई तो? ना 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 ना। अरे तुम किवाड़ पर तो ऐसन खड़ी हो जैसे दुआर छिकाई मांगत हो। अपना ये भड़कीला थुलथुला शरीर लेकर चलती बन यहाँ से। जाने किस मूर्ख चंद ने तेरा नाम शिल्पा रख दिया। बस बहुत खिल्ली उड़ा ली तू हमरी। हम खाते पीते घर के हैं, तुम्हारी जैसी चिमखरी नहीं। एक जोरदार आंधी चली तो लापतागंज पहुँच जाओगी। दोनों के बीच घमासान भिड़ंत छिड़ जाती है। दूर खड़ी कोकिला ये देखकर कहती है, ये चलचित्र देखकर तो मजा ही आ गया। मैं कोकिला हूँ, अपनी मीठी बोली से घर बना भी सकती हूँ और बिगाड़ भी। टुमकते हुए कोकिला घर पहुँचती है, जहाँ उसका बेटा कहता है, आप किसकी चुगली करके आ रही हैं आप? बोलो भला, मैं कोई कैकई मंत्रा हूँ जो चुगलखोरी करूँगी? माँ, आपकी ये मंद मंद मुस्कान साफ बयान कर रही है कि आज फिर आपने मोहल्ले में झगड़े करवाए हैं। क्या मिलता है आपको ऐसा करके? बड़ा मजा आता है।
जब तक मैं इनकी चुगली ना कर लूं, मेरे पेट का पानी नहीं बचता। आपकी चुगली करने की आदत एक दिन आपको दलदल में डुबो देगी। संकल्प ये बोलकर अपने दफ्तर के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ वेदिका उसकी आंखें मूंदती है। आज ये लुका छिपी का खेल क्यों? माँ से हमारे बारे में बात की? वेदिका वो मैं इस बार मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनूंगी। माँ के अंदर एक बहुत बड़ी खामी है, बिना लोगों की चुगली किए उनका दिन शुरू ही नहीं होता। लेकिन हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये तो सोचो। पारिवारिक रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है और पहले दिन कोकिला कहती है, अरे बहुरानी, इतने सवेरे मटकते हुए कहाँ चल दी? माँ जी, मैंने सारा कामकाज निपटा दिया है, मैं दफ्तर चलती हूँ। उसके जाते ही कोकिला माथा पकड़कर धब से कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी संकल्प कहता है, क्या बात है माँ, आप सिर पकड़कर क्यों बैठी हैं? अरे जिसकी नई नवेली बहू आते ही चाकरी करने निकल जाए, वो झूम बराबर का नाच तो नहीं दिखाएगा। देख बेटा, औरत जात को इतना छूट देना अच्छा नहीं है। माँ, आज के समय में औरतें मर्द से कंधा मिलाकर चलती हैं। संकल्प अपनी माँ की चुगलखोर की आदत से बखूबी वाकिफ था, इसलिए वो बात को टालकर चल देता है। बहू के आते तो मेरे बेटे के तेवर ही बदल गए। मैंने बहू के खिलाफ इतना फूट डाला, पर मेरे बेटे पर कोई असर ही नहीं पड़ा। वो पूरा दिन घर में अकेली ऊब कर कहती है, अब मेरे कदम इस चार दीवारी में और नहीं रुकेंगे। चलकर जरा मोहल्ले का हाल चाल लिया जाए। उसको आता देख मोहल्ले की सभी औरतें कहती हैं, अरे वो देखो, चुगलखोरनी कोकिला पधार रही है। आने दो, आज इस चुगलखोरनी से पुराना हिसाब चुकता करना है। क्या बात है, आज तो दो हंसों के जोड़े के साथ राधा रानी भी यही है। क्या बातें हो रही हैं? चारों तरफ तुम्हारे ही घर के चर्चे चल रहे हैं। वो क्या? यही कि तुम्हारे बेटे ने प्रेम विवाह रचाया है। शर्म नहीं आती तुम सबको? मेरे घर में ताका झाकी करते। कल तक जब तुम सभी के घरों में ताका झाकी करके चुगलियां करती थी, तब का क्या? अपने घर की बात आते ही कैसे तिलमिला उठी चुगलखोरनी। कोकिला मुंह सड़ाकर वहाँ से चलती बनती है। तभी उसका बेटा और बहू घर आते हैं। आते ही वेदिका घरेलू कामकाज में व्यस्त हो जाती है और सवेरे दफ्तर के लिए निकल जाती है। तकरीबन कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक सुबह कोकिला कहती है, बेटा, मुझे लगता है कि तेरी बीवी मुझे पसंद नहीं करती, मुझे कामकाज भी नहीं करने देती। दुनिया जमाना तो यही बोलेगा कि मैं बहू पर अत्याचार करती हूँ। माँ, आपको तो खुश होना चाहिए। वैसे भी सास तो यही चाहती है ना कि उसकी बहू कामकाज की जिम्मेदारी बखूबी संभाले। रसोई घर में सब कुछ सुन रही वेदिका के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, सासू माँ, आप साफ सीधी ये क्यों नहीं कहती कि आपको दिन भर की चुगली करने के लिए एक साथी की जरूरत है? देख बेटा, कितने बुरे लहजे से बात कर रही है बहू मुझसे। वेदिका सच ही तो कह रही है माँ। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं बेटा, तू मुझ बूढ़ी को वृद्धाश्रम छोड़ा। वेदिका अपने चुगलखोर सास के नाटक को भली भांति भांप चुकी थी, इसलिए वो बिना बहस को बढ़ाए चल देती है और कोकिला उदास होकर दिल बहलाने के लिए घर की चौखट को साफ करने लगती है। तभी औरतें आकर कहती हैं, अरे कोकिला, बहू के रहते ये सब तू क्यों कर रही है? वैसे आज तूने अपने चुगलखोर के पकवान भी नहीं परोसे, दिमाग की बत्ती फ्यूज तो नहीं हो गई? अरे काहे की बहू एक भी तिनका टस से मस नहीं करती, नौकरों की तरह मुझ बुढ़िया पर सारा काम काज छोड़कर चल देती है मजे मारने। सभी चुगलखोर कोकिला की बातों में आ जाती हैं और अब हर दिन कोकिला उनके आगे अपनी बहू की चुगली करने लगी थी। एक शाम वेदिका कहती है, सासू माँ, जब घर में दो नल पहले ही मौजूद हैं, तो आप पानी भरने कुएं पर क्यों जाती हैं? अब क्या तू मेरे बाहर आने जाने पर भी रोक लगाएगी बहू रानी? कोकिला उनकी एक नहीं सुनती। एक शाम जब दोनों घर आते हैं तो कोकिला सोफे पर एकदम शांत बैठी होती है। क्या बात है माँ, आज तुमने मौन व्रत धारण कर रखा है? क्या बड़ी चुपचाप हो? संकल्प, जब से हम आए हैं सासू माँ सिर्फ सर ही हिलाई जा रही हैं। कोकिला खराश करती हुई अपने गले की तरफ आवाज न निकालने का इशारा करती है। अरे, आपके गले से आवाज नहीं निकल रही? मैंने आपको पहले ही समझाया था कि चुगलखोरी के चक्कर में रहना छोड़ दीजिए। काश कि आपने मेरी जरा भी सुनी होती।
फिर वेदिका अपनी सास के लिए काढ़ा बनाकर ले आती है। माँ जी, इस गर्मा गर्म काढ़े को पीजिए, इससे आपका गला सवेरे तक एकदम खुल जाएगा। वेदिका पूरी रात अपनी सास की सेवा करती है और सवेरे कोकिला कहती है, बहू, माँ जी आपको कुछ चाहिए क्या? बहू, अपनी चुगलखोर सास को माफी दे दो। मैंने हमेशा सभी की चुगली की और सबका घर बिगाड़ा। माँ जी, इंसान की जुबान एक कटार के जैसे है, जो घर बनाने से ज्यादा बिगाड़ती है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी जुबान का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं किसी की चुगली नहीं करूंगी। दोनों सास बहू के बीच की दरार भरने के साथ उनमें सुलह हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं।